अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का ये जो सेशन है ना, इसका पर्पस ये है कि हम जो है वो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका पूरा टॉपिक जो है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट करें। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू या एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू या एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू या एपीवी का जो टॉपिक है इसको हम मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपने बेसिकली किसी प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करना होगा कि उसको कंडक्ट करना हमारे लिए वायबल है या वायबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इधर आप करेंगे ये कि आप जो है ना वो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपने जो फाइनेंसिंग ऑब्टेन करी है उसके जो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स हैं, फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स जो हैं वो क्या है, वो अलग से आप जो है वो असेस करेंगे। और जो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स होंगे वो असेस कर कर फिर आप ओवरऑल देखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडरटेक करना चाहिए या अंडरटेक नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसका मतलब ये हो गया कि दो हिस्से होंगे, एक होगा बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना और दूसरा होगा फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स जो है उसको इवेल्युएट करना और फिर ओवरऑल एक जजमेंट देना कि क्या प्रोजेक्ट हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल है या फाइनेंशियली वायबल नहीं है। देखिए, जो हम बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। छोटा सा जो फर्क होगा वो ये है कि यहाँ पर जो हम डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, यहाँ पर हम जो डिस्काउंट रेट यूज करेंगे उसमें इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो हम डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, और ना सिर्फ वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो बल्कि वो अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, बल्कि वो अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, ठीक है जी। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू में जब हम बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हुए हम जो डिस्काउंट रेट यूज करेंगे वो डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा और वो अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी होने का मतलब ये है कि जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम एज्यूम करेंगे कि देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क, देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क। इनिशियली हम एज्यूम करेंगे कि कंपनी का कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। कंपनी जो भी प्रोजेक्ट जो है जिसकी हम एवेल्युएशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट 100% इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट 100% इक्विटी फाइनेंस प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए कंपनी ने किसी किस्म का कोई भी उधार नहीं लिया, किसी किस्म का कोई भी डेट नहीं लिया, ठीक है जी। ये हमारी अजम्पशन होगी। हो सकता है आपने जब प्रोजेक्ट अंडरटेक किया हो तो उसके लिए आपने डेट भी बोरो किया हो, आपने इक्विटी भी ली हो, लेकिन ये हमारी इनिशियल अजम्पशन होगी। यानी कि बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी जो इस बुनियाद पर कैलकुलेट होगी कि उस प्रोजेक्ट में किसी किस्म का भी कोई भी डेट नहीं है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा जो आप करते हुए आ रहे हैं, यानी कि जितने भी ईयर्स हैं, ईयर नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके रेलेवेंट कैश इनफ्लोज को और कैश आउटफ्लोज को प्लॉट किया जाएगा। इन कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को, जो भी हमारे पास कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आ रहे हैं, इनको प्लॉट कर कर इनको एक रेलेवेंट रेट से डिस्काउंट किया जाएगा। वो रेलेवेंट रेट कौन सा होगा? वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। अच्छा, वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वो कौन सा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा? वो अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी और गियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों डिफरेंट होता है। अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है जिसमें हमारी इनिशियल अजम्पशन होती है कि देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्क। सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कैसे होगा सवालों में, ये भी जरा आप हाईलाइट कर दें। देखिए, आपका जो अनगियर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट होगा ना, उसमें दो अलग अलग तरीके टेस्ट होंगे। नंबर 1, एक तरीका आपका कहलाता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल।
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैपेम। कैपेम क्या होता है? कैपेम होता है रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, या कभी कभार आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की एक सिंगल वैल्यू दी जाती है, जिस केस में ये हो जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम। ठीक है जी, जो आपका रिस्क प्रीमियम होता है ना, किसी सवाल में रिस्क प्रीमियम दिया हुआ होगा, किसी सवाल में रिस्क प्रीमियम दिया हुआ होगा, किसी सवाल में मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा। रिस्क प्रीमियम जो आपका होता है वो आपका जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न होता है माइनस जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है, माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, अब यहां पर आपने पहली चीज जिसका ख्याल रखना है वो ये वाला बीटा है। ये बीटा है, देखिए दो तरह के बीटा हैं आपके पास। आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास दो तरह के बीटा होते हैं। कौन कौन से बीटा होते हैं? वो दो बीटा में से आपके पास जो है एक कहलाता है बीटा एसेट, दूसरा कहलाता है बीटा इक्विटी। पहला कहलाता है बीटा एसेट, दूसरा कहलाता है बीटा इक्विटी। जब आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी। अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब यह है कि आपकी अजम्पशन होगी कि कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, और जब फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता तो हम कैपेम में बीटा एसेट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर जो बीटा यूज होगा वो बीटा एसेट होगा, वो बीटा इक्विटी नहीं होगा। कब? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढ रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कौन सी वाली? अनगेट। अनगेट का मतलब है कि कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क नहीं है यानी कि बीटा एसेट बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, बीटा इक्विटी बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर तो हमें वो बीटा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क को रिफ्लेक्ट करे, तो हम बीटा एसेट को यूज करेंगे। सर क्या ये बीटा एसेट दिया हुआ होगा? या तो आपके क्वेश्चन में बीटा एसेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगा। अगर आपके क्वेश्चन में बीटा एसेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं होगा, अगर आपके क्वेश्चन में बीटा एसेट ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं होगा तो किसी प्रॉक्सी कंपनी की डिटेल्स होंगी, और उस प्रॉक्सी कंपनी की डिटेल्स को इस्तेमाल करते हुए आप उसके बीटा इक्विटी की अनगेयरिंग कर बीटा एसेट को फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, ये जनरली आपके पास जो है वो तरीका इस्तेमाल होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढने के लिए। यहाँ से जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा वो आप अपनी वर्किंग्स में इस्तेमाल करेंगे। सर दूसरा क्या तरीका होगा? ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके क्वेश्चन में जो है वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल ना हो रहा हो। ऐसा पॉसिबल है कि आपके क्वेश्चन में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो, बल्कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बजाय M&M प्रोपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा हो। M&M प्रोपोजिशन जो है उसका फॉर्मूला आपके पास आपकी फॉर्मूला शीट पर अवेलेबल होता है। M&M प्रोपोजिशन में एक फॉर्मूला होता है जो कि गेयर्ड एंड अनगेयर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी को लिंक करता है। ठीक है जी। अच्छा सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पेपर में जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है उसमें आखिर कैपेम यूज़ करना है या M&M प्रोपोजिशन को यूज़ करना है? देखिए आपको सवाल डायरेक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन में अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की बात हुई हुई है, रिस्क प्रीमियम की बात हुई हुई है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न की बात हुई हुई है, बीटा फैक्टर की बात हुई हुई है, तो वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सवाल आपसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इस्तेमाल करवाना चाह रहा है। लेकिन अगर आपके सवाल में गेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात हुई हुई है, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात हुई हुई है, टैक्स के रेट की बात हुई हुई है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पास M&M प्रोपोजिशन के फॉर्मूले में इस्तेमाल होती हैं। उस केस में सवाल आपसे M&M प्रोपोजिशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करवाना चाह रहा है। ये सारे मामला कर आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू आएगी। ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास आएगी उसको आप यूज करेंगे बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये आपके सवाल का पहला पोर्शन होगा, पहला हिस्सा होगा। इस हिस्से में कोई खास कॉम्प्लेक्स बात नहीं होगी।
जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई उसका ख्याल रखिएगा, आपका जो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू मामला है वो हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग के साइड इफेक्ट्स। फाइनेंसिंग के साइड इफेक्ट्स का सर क्या मतलब है? देखिए, आप करते ही हैं कि लेट से फॉर एग्जांपल आपकी जो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई, लेट्स एज्यूम कि आपकी बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो ₹5 लाख आ गई। सर ये बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू बता क्या रही है? ये बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू बता रही है कि इफ द प्रोजेक्ट was 100% इक्विटी फाइनेंस्ड, अगर तो मेरा प्रोजेक्ट 100% इक्विटी फाइनेंस्ड होता, उस केस में मेरी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या बनती? ये मुझे बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप प्रोजेक्ट को 100% इक्विटी को इस्तेमाल कर कर अंडरटेक नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन ये कह देते हैं कि आप कुछ बोरिंग करोगे, क्वेश्चन ये कह देते हैं कि आप कुछ लोन लोगे। अच्छा जी, अगर हम लोन लेंगे तो क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि ये तो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू तो इस हिसाब से निकली हुई है कि अगर प्रोजेक्ट 100% इक्विटी फाइनेंस्ड होता, लेकिन अगर कोई डेट हो, अगर कोई लोन हो, तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। अब फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी प्रोजेक्ट को इक्विटी की बेसिस पर फाइनेंस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ आप डेट का एलिमेंट या लोन का एलिमेंट भी रख रहे होंगे फाइनेंसिंग में। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट में जो है वो 1 लाख रुपया चाहिए और 1 लाख में से 80,000 रुपये जो है वो आप किसी से लोन ले रहे हैं। तो जब आप लोन लेंगे तो उस लोन लेने की वजह से कुछ चीज़ें अराइज होंगी जो इक्विटी के केस में अराइज नहीं होती हैं, उसको हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। सबसे कॉमन जो एक बात होगी वो होगी हमारी इशू कॉस्ट। सबसे जो कॉमन बात होगी वो हो गई हमारी इशू कॉस्ट। जब हम फाइनेंस करते हैं डेट के जरिए या इवन इक्विटी के जरिए, तो कभी कभार हमें कोई ना कोई इशू कॉस्ट पे करनी होती है। इशू कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे लिए, जब आपने उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे ऑब्टेन करना शुरू किया तो आपको पता चला कि जब आप वो पैसे रेज करने का एक साइकिल कंडक्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई एक सर्विस चार्जेस पे करने होंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी होगी, प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने होंगे। तो वो जो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स है उसमें पहला इम्पैक्ट इस चीज़ का होगा कि भाई अगर कोई इशू कॉस्ट है तो वो देख ली जाए। यानी कि अगर मैं इक्विटी के बजाय लोन या डेट के जरिए किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रहा हूँ, फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, तो उस फाइनेंस को ऑब्टेन करने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस पे करे जाते हैं। उस प्रोसेसिंग चार्जेस की यहाँ पर वर्किंग होगी। अच्छा, अब ये इशू चार्जेस किस तरह से हो सकते हैं? देखो, फॉर एग्जांपल लेट से आपको लोन लेना है। लेट से आपके प्रोजेक्ट में आपको जो है ना वो 80,000 रुपये की ज़रूरत है। ठीक है जी, आपको एक लोन लेना है और आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए 80,000 रुपीज़ की जो है ना वो नीड है। ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आपको पता है कि अगर मैं 80,000 रुपये का कहीं से लोन हासिल मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, तो ये मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है जी, अब बैंक ने ये बोला हुआ है कि भाई हमारे जो है ना वो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, और वो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं 5%। प्रोसेसिंग चार्जेस कितने होते हैं? 5% होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको 80,000 रुपये का लोन चाहिए तो आपको जो है ना वो 5% प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने होंगे, और साथ में लिखा हुआ है ऑफ ग्रॉस अमाउंट टू बी रेज्ड या ऑफ ग्रॉस अमाउंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बैंक जाता हूँ और बैंक को बोलता हूँ भाई 100 रुपये का उधार दो, बैंक को बोलता हूँ कि भाई मुझे 100 रुपये का उधार दो, तो बैंक उसमें से 5% प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट कर कर 95 मेरे हाथ में देता है। उधार वो पूरा 100 का काउंट करता है। मैं अगर बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक को बोलता हूँ कि भाई मुझे उधार चाहिए, और लेट से टोटल उधार 100 रुपये का होता है, यानी कि ये मैं बोरिंग करता हूँ या ये ग्रॉस अमाउंट है, तो बैंक जो है ना वो एक तरह से प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, और प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट करने के बाद मुझे जो हाथ में नेट अमाउंट मिलता है ना वो 95 मिलता है। अब आप इसको यूं सोचें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए आपको 80,000 रुपयों की ज़रूरत है,
किसी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए आपको 80,000 रुपयों की ज़रूरत है, क्या आप बैंक जाकर 80,000 रुपये ही लेंगे? अगर तो मैं 80,000 रुपये लूँगा, तो 80,000 रुपये का 5%, 80,000 रुपये का 5% यानी कि 4,000 रुपये प्रोसेसिंग में कट जाएंगे और मेरे हाथ में क्या आएगा? 80,000 माइनस 4,000 यानी कि 76,000 आएगा। तो ऐसा तो मुझे नहीं करना। अगर मैं बैंक से 80,000 रुपये का उधार लेता हूँ और 5% जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं, तो मेरे हाथ में तो 76,000 बचते हैं। मैं इससे कैसे अपना प्रोजेक्ट फाइनेंस करूँगा? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे अगर 80,000 रुपीज़ मेरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए तो मुझे उससे ज़्यादा बोरिंग करनी होगी। मुझे इसको नेट वैल्यू मानना होगा या 95 हिस्से मानना होगा। और मैं करूँगा ये कि मैं 80,000 को 95 से डिवाइड करूँगा और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 80,000 को 95 से डिवाइड करूँगा, 80,000 को 95 से डिवाइड करूँगा और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि मैं टोटल बैंक से जो पैसे उठाऊँगा वो 84,210 जो है उसका लोन लूँगा। मैं 84,210 रुपीज़ का लोन लूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं 84,210 रुपीज़ का लोन लेता हूँ तो 4,210 रुपीज़ यानी कि 5% प्रोसेसिंग चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे और मेरे हाथ में जो पैसे आएंगे वो 80,000 रुपये आ रहे होंगे। ये मेरी ग्रॉस बोरोइंग होगी, ये मेरे प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे और ये मेरे हाथ में नेट अमाउंट आएगी। तो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में सबसे पहले आप इशू कॉस्ट को अकाउंट फॉर करोगे। इशू कॉस्ट जिस तरह से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी कि भाई आपकी 4,210 रुपये इशू कॉस्ट है, 4,210 रुपये आपकी इशू कॉस्ट बनती है। ठीक है जी, सही है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये हमारी इशू कॉस्ट की वर्किंग हो गई। हमने ये देख लिया कि हमारी जो इशू कॉस्ट है वो कितनी है। सही है। इशू कॉस्ट के बाद आगे क्या होगा? इशू कॉस्ट के बाद अगली चीज़ क्या होगी? जब आपने इशू कॉस्ट देख ली, ये एक एलिमेंट है, ये फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। सेकेंड एलिमेंट ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को डेट के जरिए फाइनेंस करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कैसा? जब आप किसी प्रोजेक्ट को डेट के जरिए फाइनेंस करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है और वो बेनिफिट ऐसा होता है कि जब डेट के ज़रिए कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है तो उसकी आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे करते हो। जब इंटरेस्ट कॉस्ट पे करती हो तो वो टैक्स के लिए एक अलाउेबल एक्सपेंस है और उसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं डेट के थ्रू फाइनेंसिंग करूँगा तो मुझे जो है ना वो एक तरह से टैक्स सेविंग्स मिलेंगी। ये इक्विटी के केस में हासिल नहीं होती हैं। इक्विटी के केस में इसलिए हासिल नहीं होती है क्योंकि इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड रिटेन अर्निंग से दिया जाता है और डिविडेंड क्योंकि रिटेन अर्निंग से दिया जाता है तो वो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस नहीं होता। बहरहाल अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डेट के जरिए फाइनेंस करते हो तो डेट के जरिए फाइनेंस करने की वजह से आपकी टैक्स अलाउेबल जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाती है। आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो एक टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है। अब इसके लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। लेट से लोन की अमाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं, या चले ऊपर वाली अगर वैल्यू ले लें। लेट से लोन की अमाउंट हमारे पास 84,210 रुपीज़ है जिससे हम इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं। जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है या जो आपका इंटरेस्ट का रेट है वो इंटरेस्ट का रेट जो है वो लेट से 5% है और जो आपका टैक्स का रेट है वो एज्यूम कर लेते हैं कि 30% है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो केसेस हो सकता है। जब आप टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे, तो दो तरह के लोन हो सकते हैं। नंबर 1, आपको ये कहा जाएगा कि लोन जो है ना वो फॉर एग्जांपल लेट से हम यहाँ पर टर्म डिसाइड कर लेते हैं 4 साल। लोन जो है वो पूरे 4 सालों के लिए और प्रिंसिपल की रीपेमेंट एट एंड ऑफ ईयर 4 होगी। ये एक केस है। ठीक है। आपको बोल दिया जाए कि लोन 4 सालों के लिए, हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस पे होगा
हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस पे होगा और जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है वो 4 साल के आखिर में ही रीपे होगी। ये एक केस हो सकता है। दूसरा केस वो वाला हो सकता है कि जिसमें सवाल ये बोले कि आप एनुअली लोन को रीपे करते हो, और जब आप एनुअल लोन को रीपे करते हो, जब आप हर साल लोन को रीपे करते हो, तो जो रीपेमेंट करते हो उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वैल्यू शामिल हैं। अब केस नंबर 1 पर आते हैं। केस नंबर 1 एक सिंपल सा केस है। केस नंबर 1 में ये हो रहा है कि प्रिंसिपल चौथे साल के आखिर में पे होगा और हर साल इंटरेस्ट की एक्सपेंस जो है, इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस का अमाउंट है वो पे हो रहा होगा। इसका मतलब हर साल का, अगर लेट से 4 साल का प्रोजेक्ट है, ईयर 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो गया कि हर साल मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो 84210 का 5%, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा हर साल वो 4210.5, 4210.5, 4210.5 और 4210.5 होगा। ठीक है जी। हर साल मेरा जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, हर साल मेरा जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो एक सेम अमाउंट होगा। जब मैं फाइनेंसिंग करता हूँ डेट से, जब मैं डेट से फाइनेंसिंग करता हूँ तो ये एक इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो एक टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है। टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस होने का मतलब ये है कि टैक्स वाला बोलता है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम को इस अमाउंट से कम कर सकते हो और फिर हमें टैक्स पे करना। तो जब मैं फंडिंग या फाइनेंसिंग करता हूँ डेट के जरिए, तो होता यह है कि मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस जब रिड्यूस होता है तो वो इफेक्टिवली मेरे लिए एक बेनिफिट होता है। टैक्स का रेट अगर 30% है तो हर साल मेरी टैक्स की सेविंग्स क्या होंगी, हर साल मेरी टैक्स की सेविंग्स क्या होंगी, आप ऊपर वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस का 30% ले लें। आप ऊपर वाले इंटरेस्ट एक्सपेंस का 30% ले लें। 4210.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 ये बनता है 1263। 1263 से टैक्स मेरा यहाँ बचेगा, 1263 से मेरा टैक्स यहाँ बचेगा, 1263 से मेरा टैक्स यहाँ बचेगा और 1263 से मेरा यहाँ पर भी टैक्स बच रहा होगा। तो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स का दूसरा एलिमेंट क्या है सर? दूसरा एलिमेंट ये है कि अगर आपने डेट से अपनी फाइनेंसिंग करवाई भी है तो आप डेट पर इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है। जब वो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है तो वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करेगा। जब वो टैक्सेबल इनकम को कम करेगा तो आपको जो टैक्स पे करना होगा उसमें आपको बचत होगी, और हर साल की बचत हमें इस सवाल में, इस एग्जाम्पल के जरिए ये वाली अमाउंट मिल रही है। फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में क्या होगा? फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में ये जो 4 बार आपने टैक्स सेव किया है ना, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एपीवी के क्वेश्चंस में कैलकुलेट करने के लिए या तो आप रिस्क फ्री रेट ले लें या तो आप नॉर्मल बोरोइंग रेट ले लें। सवाल में अगर नॉर्मल बोरोइंग रेट लिखा हुआ है, सवाल में कहीं पर अगर नॉर्मल बोरोइंग रेट लिखा हुआ है तो आप वो नॉर्मल बोरोइंग रेट यूज कर सकते हैं, या फिर आप रिस्क फ्री रेट यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग। एज्यूम कर लें कि नॉर्मल बोरिंग का रेट जो है वो हमारा 5% है, तो हम 5% के हिसाब से एनवीटी का फॉर्मूला लगाकर ये जो टैक्स बेनिफिट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? r मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर माइनस n अपॉन आई। तो हमारे पास ये है 1263 हर साल की बचत, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस 5% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5%। ठीक है जी, देख लेते हैं कि क्या आता है। 1.04 की पावर माइनस 4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05, 1263, ये आ जाता है 4479, तकरीबन 4479। सर ये क्या है? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स। जो टैक्स की सेविंग्स हो रही हैं मेरी, क्योंकि मैं अगर फाइनेंस कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को डेट के ज़रिए, तो जो टैक्स की सेविंग्स हो रही हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी ये अमाउंट है। ये मेरे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है, ये मेरे लिए फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स का एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस करी। फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में या तो आपकी इशू कॉस्ट होगी, इशू कॉस्ट हमने 4210 एक एग्जाम्पल ले ली, उसके ज़रिए हमने निकाली 4210। दूसरा हमने ये देखा कि भाई जो टैक्स सेविंग होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, और ये मेरे लिए एक बेनिफिट होगा। अब एक और क्रिटिकल बात, और वो क्रिटिकल बात ये है कि मैंने आपको कहा कि लोन दो तरह के हो सकते हैं। एक वो लोन हो सकता है जिसमें आपको लिखा हुआ हो कि 4 साल का लोन है और 4 साल के आखिर में प्रिंसिपल पे होगा।
इस केस में तो वर्किंग बड़ी सिंपल है, हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम रहेगा, और इंटरेस्ट एक्सपेंस सेम रहेगा तो टैक्स की सेविंग सेम रहेगी, जो कि यहाँ पर 1263 आ रही है, और उसको आप डिस्काउंट कर लेंगे, दैट्स इट। लेकिन अगर सवाल आपको ये बोल दे कि भाई आप एनुअली इक्वल एनुअल रीपेमेंट्स करोगे, कोई ऐसी बात लिखी हुई हो कि आप इक्वल एनुअल रीपेमेंट्स करोगे, और जो रीपेमेंट्स आप करोगे उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीजें शामिल होंगी, ये केस ज़रा टिपिकल केस है, ये केस थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स केस है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ठीक है जी। इसकी वर्किंग को ज़रा गौर से देखिएगा, ये भी आपके पास आ सकता है। सर ये कैसे आएगा? देखें, लेट से लोन की अमाउंट वही ले लेते हैं जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में ली थी, 84210, ठीक है, और लेट से इंटरेस्ट का जो रेट है वही ले लेते हैं, यानी कि 5%, और टर्म भी वही ले लेते हैं, यानी कि 4 साल। फर्क सिर्फ इतना कर देते हैं कि इस सेकंड केस में हम ये कह देते हैं कि सवाल ने ये कहा हुआ है, सवाल ने हमें ये बताया हुआ है कि जो हमारा लोन है वो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे होगा, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे होगा। इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में एनवीटी वाला फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 5% पावर माइनस, सॉरी मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई। पहले आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू की जगह लिखेंगे 84210, और आपको ये बताएगा कि हर साल आप कितनी रीपेमेंट करें जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है। यहाँ पर आपके पास आएगा 1 माइनस 1 प्लस 5% पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5%। 5% का रेट था, 4 साल की टर्म्स थी, हर साल कितना अमाउंट पे करें वो नहीं पता था, लोन की अमाउंट 84210 थी। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें, 1.05 की पावर माइनस 4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05, 84210 डिवाइडेड बाई आंसर, और आपके पास जो है ना वो आ रहा है 23748। सर ये आर क्या बता रहा है? ये आर आपको बता रहे हैं कि हर साल आप कितनी रीपेमेंट कर रहे हो, और 4 साल में आप अगर इसका शेड्यूल बनाएंगे रीपेमेंट का तो आपको पता चलेगा कि आपने पूरा लोन भी रीपे कर दिया। ज़रा इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए आपका लोन था 84210, 5% का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो 84210 का 5% जो है वो बनता है 4211, तकरीबन 4211। एज पर अब आंसर आप 23748 की रीपेमेंट कर रहे हो, तो आपका जो क्लोजिंग बच जाएगा 84210 का पहले साल के शुरू में लोन था, पहले साल का 4211 का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है, 23748 की अगर हम रीपेमेंट करते हैं तो ये बच जाता है 64673। अगले साल का ये ओपनिंग हो जाएगा 64673। 5% इसका अगर आप लेते हैं तो 64673 का 5% जो आपका आ जाता है वो आ रहा है 3234। आप रीपेमेंट कर रहे हो 23748 की, तो 64673 प्लस 3234 माइनस 23748, यह आ जाता है 44159। फिर 44159 की वैल्यू है, 5% का अगर रेट इस पर अप्लाई कर दें तो वो 2208 बनता है, 2208 बनता है, और 23748 की आप रीपेमेंट कर रहे हो, तो 44159 प्लस 2208 माइनस 23748, यह आपके पास 22619 बनता है, 22619 बनता है। फिर 22619 का 5%, 22619 का 5% यानी कि 1131 तकरीबन बनता है, और आप 23748 की रीपेमेंट कर रहे हैं एज पर द अबव वर्किंग, तो 22619 प्लस 1131 माइनस 23748, ये तकरीबन 2 रुपये आ रहा है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है, आइडियली 0 आना चाहिए।
ये शेड्यूल कब बनेगा? क्या ये शेड्यूल हर सवाल में बनेगा? क्या ये शेड्यूल हर सवाल में बनेगा? नहीं, ये शेड्यूल हर सवाल में नहीं बनेगा। ये एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के उन सवालों में बनेगा जब आपको सवाल ये कहे कि केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 का मतलब ये है कि हर साल जो मैं अमाउंट रीपे कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट है। जिस तरह से यहाँ पर आप देखें तो पहले साल जो मैं रीपे कर रहा हूँ वो 23748 है। इसमें 4211 का इंटरेस्ट होगा और बाकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट होगी। अगले साल 23748 की रीपेमेंट कर रहा हूँ, इसमें 3234 दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा, बाकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट होगी। उसके अगले साल 23748 दोबारा से रीपे कर रहा हूँ, इसमें से 2208 जो है वो इंटरेस्ट होगा और बाकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट होगी। और फिर वापस से 23748 की पेमेंट कर रहा हूँ, उसमें 1131 जो है वो इंटरेस्ट होगा और बाकी लोन की रीपेमेंट होगी। अगर सर सेकेंड वाला क्वेश्चन होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स कैसे आएंगी? सबसे पहले तो आप सारे सालों का यानी कि ये जो 4 साल है इनका इंटरेस्ट लिखेंगे। इनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपके सामने हर साल का अलग आ रहा है। पहले साल का 4211 है, दूसरे साल का 3234 है, तीसरे साल का 2208 है और चौथे साल का 1131 है। टैक्स का रेट अगर 30% है, अगर टैक्स का रेट जो है वो 30% है तो 30% के हिसाब से पहले साल के आखिर की टैक्स की जो सेविंग्स है वो 4211 का 0.3 यानी कि 1263 है। फिर 3234 का 30% यानी कि 970 है। फिर 2208 का 30% यानी कि 662 है। और फिर 1131 का 30% यानी कि 339 है। और फिर अब आपको इसको डिस्काउंट करना होगा, यानी कि अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी हो, लेट से 5% का डिस्काउंट फैक्टर है तो 1263 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 1, उसके बाद 970 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 2, उसके बाद 662 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 3, उसके बाद 339 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% पावर 4। तो अब देख लेते हैं 1263 डिवाइडेड बाई 1.05 प्लस 970 डिवाइडेड बाई 1.05 का पावर 2 प्लस 662 डिवाइडेड बाई 1.05 पावर 3 प्लस 339 डिवाइडेड बाई 1.05 पावर 4, यानी कि ये आता है 2933। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड होगी सेकेंड केस में। ठीक है जी। अब अगर लेट से क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन में यही चीजें थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। हालांकि दूसरी चीजें भी हो सकती है, लेकिन अगर एज्यूम करें कि क्वेश्चन में सिर्फ यही चीजें थी तो आपकी जो फाइनल वर्किंग होगी वो किस तरह से नजर आएगी? फाइनल वर्किंग में आप बोलेंगे कि भाई जो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू है जिसकी हमने ऊपर डिस्कशन करी, वो बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमारी, कितनी हमने एज्यूम करी थी? एज्यूम कर लेंगे हमारी बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 5 लाख। आप लिखेंगे यहां पर 5 लाख। फिर आप लिखेंगे अगली हेडिंग जिसमें आप लिखेंगे फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स। अच्छा, जब आप फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स लिखेंगे तो फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में एक हमने देखा कि भाई अगर कोई आपकी प्रोसेसिंग चार्जेस या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जो कि 4210 है, 4210 जो है वो आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये आपने पे किए होंगे। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स जो है, अगर तो ये वाला तरीका है, यानी कि सवाल में ये लिखा हुआ है कि हर साल जो है वो कोई अमाउंट पे हो रहा होगा और उसमें जो है वो प्रिंसिपल भी शामिल होगा, तो 2923 की ये अमाउंट होगी। अदरवाइज आप जो है वो 4479 वाली अमाउंट देते हैं। इसको नेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? इसको नेट करने से आपके पास आपकी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट आ जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी आपके पास 5 लाख माइनस 4210 प्लस 2923, विच मीन्स कि आपकी नेट अमाउंट होगी 498713 की। ठीक है जी। यहाँ पर मैंने कम से कम चीज़ें अभी इन्वॉल्व करी हैं, एक दो बातें और भी डिस्कस करूँगा।
यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू लिखी। बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त एमएनएम मॉडल या कैपएम यूज होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया। आप जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी लोगे वो अनगेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी, जितने भी कैश फ्लोज होंगे उनको डिस्काउंट करोगे। सेकेंडली, फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स में हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीखी। एक तो हमारी अगर इशू कॉस्ट हो, और दूसरा अगर हमारे पास कोई टैक्स शील्ड हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, टैक्स सेविंग्स की या टैक्स शील्ड की प्रेजेंट वैल्यू। सर क्या कोई और कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है? चलें जी, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। समटाइम्स आपको क्वेश्चन ये बोलेगा कि आपका जो नॉर्मल बोरोइंग रेट है, नॉर्मल बोरोइंग रेट है वो है 5%। आम हालात में आप 5% में बोरो कर सकते थे, ठीक है, नॉर्मल बोरोइंग रेट है। और आपको सब्सिडाइज्ड लोन भी मिल रहा है, आपको सब्सिडाइज्ड लोन भी मिल रहा है, और जो आपको सब्सिडाइज्ड लोन मिल रहा है वो 2% पर मिल रहा है। यानी कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट अंडरटेक करने जा रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट खुश है, गवर्नमेंट खुश है तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको सब्सिडाइज्ड लोन देंगे। आप नॉर्मली अगर 5% का इंटरेस्ट पे करते हैं, आप जो है वो 2% कर दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करें और इसकी फाइनेंसिंग करें। अच्छा, लेट्स एज्यूम कि टोटल जो प्रोजेक्ट है ना, टोटल जो प्रोजेक्ट है उसके लिए हमें एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000 रुपये चाहिए, ठीक है। अब हम फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट में इशू कॉस्ट सीख चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स सीख चुके हैं, तो वो वर्किंग में रिपीट नहीं करूंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि देयर इज नो इशू कॉस्ट, देयर इज नो इशू कॉस्ट। हालांकि सवाल में तो इशू कॉस्ट भी साथ में आ रही होगी। लेट्स से टोटल प्रोजेक्ट को 50,000 रुपये चाहिए, प्रोजेक्ट में टोटल 50,000 रुपये चाहिए, प्रोजेक्ट में टोटल 50,000 रुपये चाहिए। लेट्स एज्यूम कि 40% बोरोइंग नॉर्मल मार्केट से हो रही है, यानी कि 50,000 का लेट्स एज्यूम कि 40% नॉर्मल बोरोइंग होगी और 60% लोन पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 50,000 रुपये हैं उसका 40% नॉर्मल बोरोइंग है और बाकी 60% यानी कि 30,000 रुपये गवर्नमेंट ने मुझे ये कहा हुआ है कि हम आपको सब्सिडाइज रेट पर देंगे, जो कि 2% का रेट है, तो आप इस रेट को एंजॉय करें। अब जो हम नॉर्मल बोरोइंग कर रहे हैं जो कि 5% पर है, इसकी कहानी हमने ऊपर सीख ली। ये ऊपर हमारी नॉर्मल बोरोइंग थी, कोई ऐसा केस मैंने इन्वॉल्व नहीं किया था। मैंने कहा था कि भाई आपको टोटल जो है वो 84,210 का लोन चाहिए। 84,210 का जो लोन होगा उसके या तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, और उन दोनों केसेस में आपके पास जो टैक्स सेविंग्स आएंगी उसकी हमने बात करी, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है जी। अब मैं नॉर्मल बोरोइंग वाले रूट को रिपीट नहीं कर रहा, उसकी वही वर्किंग होगी। अगर इशू कॉस्ट है तो इशू कॉस्ट नेगेटिव में आएगी। सवाल पढ़कर हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करनी है। और जब आप बोरोइंग करोगे तो उस पर आपको टैक्स सेविंग्स मिलेगी, उस टैक्स सेविंग्स को अकाउंट फॉर करोगे। जो सब्सिडाइज लोन होगा ना, उसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको एडिशनल करनी होंगी। यहाँ पर मैं यह नंबर 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ और 4 लिखता हूँ। देखिए, सब्सिडाइज लोन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, सब्सिडाइज लोन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सब्सिडाइज लोन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सर पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दें। सब्सिडाइज लोन 30% का, 30,000 रुपये का बोरो कर रहा हूँ। अगर 30,000 रुपये का लोन मैं आम हालात में लेता तो मुझे 5% का मिलता। ये तो सब्सिडाइज्ड होने की वजह से मुझे 2% पर मिल रहा है। यानी कि सब्सिडाइज्ड लोन का एक फायदा ये है कि मैं 5% के बजाय 2% की कॉस्ट पे कर रहा हूं, यानी कि मुझे 3% का बेनिफिट है। यानी कि मेरी एनुअल जो कॉस्ट है वो 3% से कम हो रही है। ये एक फायदा है, ठीक है जी। तो ये फायदा क्या है? 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3% कर लें आप। हर साल मुझे 900 रुपये, हर साल मुझे 900 रुपये कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। या इसकी यूं वर्किंग भी कर सकते थे कि भाई अगर 30,000 रुपये गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी नहीं देती तो मुझे 5% पे लेने पड़ते। अगर मैं 30,000 5% पे लेता तो मुझे 1,500 रुपये पड़ता।
अगर मैं 30,000 5% पे लेता तो मुझे 1500 रुपये पड़ता। अगर मैं 30,000 5% पे लेता तो मुझे 1500 पड़ता। ये तो गवर्नमेंट मुझे एक एडवांटेज दे रही है, बोल रही है कि यही लोन मैं आपको 5 के बजाय 2% पर दे दूं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि आप 30,000 पर सिर्फ और सिर्फ 2% का यानी कि 600 रुपये का इंटरेस्ट देना। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे इस लोन की वजह से क्या फ़ायदा हासिल हुआ? मुझे इस लोन की वजह से क्या फ़ायदा हासिल हुआ? फ़ायदा ये हासिल हुआ कि हर साल मुझे 900 रुपये का इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। ये एक इसकी पॉजिटिव बात है, ये एक इसकी पॉजिटिव बात है। यानी कि अगर सब्सिडाइज लोन होगा तो सब्सिडाइज लोन कम रेट पर मिलेगा। जब वो कम रेट पर मिलेगा तो इंटरेस्ट की सेविंग होगी, इंटरेस्ट की सेविंग होगी। यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से हर साल 900 रुपए की इंटरेस्ट की सेविंग्स हो रही है। तो आप कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिडी बेनिफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सब्सिडी बेनिफिट। अब यहां पर हर साल सब्सिडी बेनिफिट सेम है, 900 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 5%। सर 5% क्यों? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चंस में, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग के लिए जो रेट लोगे वो नॉर्मल बोरिंग रेट या रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा। दोनों में से कोई एक ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने 5% लिया, ठीक है जी। पावर आ गई -4, 5% से किया डिवाइड, देख लेते हैं कितना बनता है। 1.04 की पावर -4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 900, याद है 3191, 3191, ठीक है जी 3191। अब ये पॉजिटिव बात है, यानी कि सब्सिडी मिलने की वजह से ये फायदा हुआ, सब्सिडी मिलने की वजह से ये फायदा हुआ, सब्सिडी मिलने की वजह से ये फायदा हुआ। ये जो फायदा हुआ है ये आप यहाँ पर इस जगह पर ऐड कर देंगे। लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर मैं 30,000 पर 5% का इंटरेस्ट दे रहा होता तो मेरा जो टैक्सेबल इनकम है वो कम होती। अगर देखें ना, आप यूं इसको सोचें कि अगर कोई 1500 रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है अपनी बुक्स में, अगर कोई अपनी बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहा है 1500, तो उसको उसकी टैक्सेबल इनकम 1500 से कम होगी। और 30% का अगर टैक्स का रेट है, अगर 30% का टैक्स का रेट है तो 1500 इंटू 0.3 यानी कि उसको 450 रुपये टैक्स सेविंग हो रही है, जिसकी हमने ऊपर भी बात करी। बट अगर ये कंपनी बोरोइंग कर रही है 2% पर तो 600 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, और 600 का 30% यानी कि ये 180 रुपीज की टैक्स सेविंग कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो आपने इंटरेस्ट कम दिया, ठीक है 900 रुपये का फायदा, लेकिन दूसरी जगह पर 450 की बचत के बजाय टैक्स में जो बचत हो रही है वो 180 की हो रही है, यानी कि 270 रुपए की क्या है, लॉस ऑन टैक्स सेविंग्स है। देखे ना, आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस जो है वो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस है। जितना इंटरेस्ट का एक्सपेंस ज्यादा होगा उतनी टैक्सेबल इनकम कम होगी, जितनी टैक्सेबल इनकम कम होगी उतना टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब्सिडाइज लोन लेंगे तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस जहां पर 1500 होना चाहिए था वहां पर 600 है, 900 रुपए की बचत है। लेकिन अगर इसका दूसरा एंगल देखें तो जब 1500 रुपए का हमारा एक्सपेंस होता तो हमारा टैक्सेबल इनकम जो है वो 1500 रुपए से कम होता और मैं 450 रुपए कम टैक्स पे कर रहा होता। बट अगर अब मैं 600 रुपए अपने पास इंटरेस्ट एक्सपेंस में चार्ज कर रहा हूं तो मुझे 180 रुपीज की टैक्स सेविंग्स का इंपैक्ट आ रहा है इसकी वजह से। इसका मतलब ये जो इंपैक्ट है ये रिड्यूस हो रहा, यानी कि एक जगह पर 900 रुपए अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस में बचते हैं तो 900 का 30% यानी कि 270 रुपए आपको टैक्स भी तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से ज्यादा देना पड़ता। तो इसका मतलब ये हो गया कि 270 का मुझे एक नेगेटिव इंपैक्ट बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो क्या है, लॉस ऑन टैक्स सेविंग्स ड्यू टू सब्सिडाइज्ड लोन। ये भी या नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 और या नंबर 4 चारों सालों में 270 होगा। इसकी भी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 5% का हम रेट एज्यूम करते हैं तो 5% के रेट के हिसाब से देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी बनती है। ये आपके पास आ जाएगा 1.05 पावर -4, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 270, ये आता है 957 समथिंग।
ये 957 जो है इसका एक नेगेटिव रोल है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, यानी कि इसने आपकी टैक्स सेविंग्स को कम भी किया है। जब आप सब्सिडाइज लोन लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा है, जब आप सब्सिडाइज लोन लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा भी आ रहा है, लेकिन साथ में जो है वो सब्सिडाइज लोन लेने की वजह से आपको जो है वो एक लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो फाइनली अगर हम अपनी फाइनल वर्किंग करें, बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू जो भी आपकी होगी, उस बेस केस नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप फाइनेंसिंग साइड इफेक्ट्स को एडजस्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इशू कॉस्ट, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरा चीज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स, ज़ाहिर है आप इक्विटी के बजाय डेट फाइनेंसिंग लेंगे तो उसका एक्सपेंस जो है वो अलाउेबल है, उस पर आपको टैक्स सेविंग्स मिलेंगी, वो एक फ़ायदे वाली बात है। दूसरी चीज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट ऑन सब्सिडाइज्ड लोन, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ टैक्स सेविंग्स, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और फाइनली आपकी जो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस पूरे सेशन में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जिससे एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू को मुकम्मल तौर पर रिवाइज कर लिया जा सकता है। अब हम जब क्वेश्चंस इंशाल्लाह इसके करेंगे सॉल्व, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे। इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं लाजमन हर चीज़ को नोट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आसान और एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, आपको इंशाअल्लाह ताला कोई ख़ास मसला आएगा नहीं। हाँ, ये आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं और उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो मज़ीद आपकी जो है वो चीज़ें और सामने आएंगी और क्लियर हो रही होंगी।